नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। चर्चा में तो ये अक्सर बना ही रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि कोहिनूर हीरा इस समय ब्रिटेन में है और भारत समय समय पर इसको वापस लाने की मांग करता रहा है। अब इस मांग में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। ये उछाल कैसे देखा गया है? तो इस बार इस उछाल का कारण है न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर, जिनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश जो किंग हैं, किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करके इसको भारत को सौंपने की चर्चा किए हैं। इसकी वजह से एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर ब्रिटेन इसको भारत को वापस क्यों नहीं करता है, इसके पीछे के क्या कारण है, और साथ साथ इस कोहिनूर हीरे जिसका आप नाम बार बार सुनते रहते हैं, आखिर पूरा चक्र क्या है, इसका पूरा इतिहास क्या है, कब किसके पास था, कहां से ये कैसे ब्रिटेन पहुंचा, और आखिर ब्रिटेन इसको भारत को वापस करने में ब्रिटेन को क्या समस्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और ये समझते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, समय समय पर इसकी डिमांड ऐसा नहीं कि भारत की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन मौजूदा समय में जब न्यूयॉर्क का मेयर, जो कि एक अच्छी हैसियत रखता है, भारतीय मूल का वो मेयर है, अगर उसके द्वारा इस मांग को उठाया गया है तो उसके पीछे कुछ तर्क होंगे। अब दोनों के अपने अपने तर्क क्या हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है। देखिए, कोहिनूर हीरे की जब बात होती है तो इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है, जो कि तराशे हुए हीरे हैं। यानी कि बिना तराशे हुए हीरे की बात नहीं हुई, तराशे हुए हीरे में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है। और साथ साथ आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि जब ये बिना तराशा हुआ खुदाई में मिला था तो ये 793 कैरेट का था। वर्तमान में ये कहा जाता है कि ये लगभग 105.6 कैरेट का हीरा है। और साथ साथ इस हीरे को एक बड़े ही बहुमूल्य और एक बड़े ही ऐतिहासिक हीरे के तौर पर हमेशा याद किया जाता है। देखिए, कोह ए नूर, ये बेसिकली शब्द क्या है? तो ये बेसिकली शब्द है आपका पर्शियन का। तो याद रखिएगा, कोह ए नूर जो शब्द है ये पर्शियन शब्द है, ईरानी शब्द है, और इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। ठीक है। और 1852 में जब इसको कट किया गया था, मूल इसका जो वजन था वो कहा जाता है कि 191 कैरेट था। यानी कि तराशने के बाद इसका मूल वजन कितना था? 191 कैरेट था। लेकिन 1852 में इसको जब कट किया गया, गैरार्ड ऑफ लंदन, जो कि एक शाही जो रॉयल जो वहां के ज्वेलर थे, शाही जौहरी थे, तो कट करने के बाद उसमें इसका वजन 105.6 कैरेट हुआ, जो मौजूदा समय में है। कट क्यों किया गया था? तो इसमें कुछ पार्ट्स में जो पीलापन था, उस पीलेपन को दूर करने के लिए इसको और तराशा गया, ताकि इसकी शाइनिंग और जो है रिफाइन हो सके, इसकी क्वालिटी और बेहतर हो सके, चमक बेहतर हो सके। तो मौजूदा समय में इसका वजन कितना है? 105.6 कैरेट। अब पहली बार इसके उल्लेख की भी बात होती है तो यहां पर कई मत यहां पर अलग अलग दिखाई देते हैं। एक जो कहानी कहता है, एक मत जो है कहानी है, उसके अनुसार इसकी प्राचीनता बहुत पुरानी है। यानी कि पहली बार जो उल्लेख है, ये कहा जाता है कि एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें कि इसको 5000 साल पुराना बताया गया है, और उस संस्कृत ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है इसको श्यामंतक। क्या कहा गया है? श्यामंतक कहा गया है। और इस मत के अनुसार इसकी प्राचीनता चली जाती है लगभग 5000 साल पुरानी। अब इसके अलावा एक दूसरा मत है। इस मत को अगर माने तो ये कहा गया है कि 5000 साल पहले जरूर इसका इसमें श्यामंतक नाम से उल्लेख मिलता है संस्कृत ग्रंथ में, लेकिन 4000 वर्षों तक फिर इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और इसी मत का अगर अनुसरण करें तो आगे चलकर फिर 1304 ईस्वी में यह कहा गया है कि जो मालवा का वंश था, तो मालवा के वंश के कब्जे में यह था। और फिर से 1304 में मालवा के वंश से ये किसके कब्जे में आता है? तो दिल्ली सल्तनत में आप चले आइए, उसके बाद खलजी डायनेस्टी में चले आइए। तो अलाउद्दीन खलजी जो है उसने मालवा के शासक से इसको प्राप्त कर लिया 1304 में। लेकिन एक अन्य मत भी है। एक दूसरा मत यह कहता है कि वास्तव में इसका जो ओरिजिन है वो काकतीय वंश है, जो दक्षिण भारत का काकतीय राजवंश था, उसमें जो वहां पर गोलकुंडा के खान है वहां से ये निकला था। तो दूसरे मत के अनुसार काकतीय वंश से इसकी ओरिजिन को बताया गया है, जो जहां की राजधानी वारंगल थी, और फिर वहां से अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में प्राप्त किया। तो यहां दो मत मिलते हैं, एक 1304 का और एक 1310 का। दूसरे मत के अनुसार अगर इसकी ओरिजिन हम मानते हैं काकतीय वंश से, तो काकतीय वंश की जो राजधानी थी वारंगल थी, वारंगल से इसको प्राप्त किया गया। कब? तो इसको प्राप्त किया गया 1310 में। तो यहां दो मत आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि ये किसके कब्जे में आया? अलाउद्दीन खलजी के कब्जे में आया। फिर अलाउद्दीन खलजी के जब कब्जे में आ गया तो वहां से अलाउद्दीन खलजी के कब्जे के बाद ये पहुंचता है कहां पर? तो ये पहुंचता है समरकंद में।
अब यहां भी अगर पहले मत का अनुसरण करें, जो यहां से मत चला आ रहा है, तो उसके अनुसार, इस मत के अनुसार ये 1339 में ही समरकंद पहुंच जाता है। 1339 में समरकंद पहुंचता है और लगभग 300 वर्षों तक क्या है, ये समरकंद में रहता है। लेकिन अगर दूसरे मत की बात करें तो इसके अनुसार लगभग 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तो तैमूर के आक्रमण के समय ये कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है समरकंद में, और वहां पर ये लगभग 300 वर्षों तक रहता है। मूल बात क्या है, दोनों मतों को अगर देखें तो कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं कि 300 वर्षों तक ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद समरकंद में रहता है। फिर आप देखेंगे 1526 ईस्वी में जब लोदी डायनेस्टी है, तो लोदी डायनेस्टी के बाद भारत में मुगल वंश का उद्भव हुआ, मुगल वंश यहां पर शासन करना शुरू किया। तो 1526 में बाबर नामा में बाबर ये लिखता है कि इब्राहिम लोदी ने उपहार स्वरूप कोहिनूर को किसको दे दिया, बाबर को दे दिया। अब ये मुगल वंश में आ गया, और मुगल वंश में बाबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद सुल्तान मोहम्मद, जो कि औरंगजेब का पोता था। इस कोहिनूर हीरे का ट्रांसफर होता रहा। अब इसमें जो सबसे पहला एक, अगर हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड अगर अभिलेख की बात करें, तो मौजूदा समय में जो रिकॉर्डेड अभिलेख है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि 1628 ईस्वी में जो शाहजहां है उसके समय में उसका जो मयूर सिंहासन था, तो मयूर सिंहासन में ये क्या था, इसको जड़ा गया था। ये मयूर सिंहासन नहीं इसको लगाकर रखता था। तो इस मयूर सिंहासन की भी बहुत चर्चा होती है। माना जाता है कि बड़ा प्रेशियस था, ये बड़ा महंगा था, और ताजमहल को बनाने में जितनी लागत आई उससे 4 गुना लागत मयूर सिंहासन को बनाने में आई थी। तो मयूर सिंहासन में इसको रखा गया, और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसको, इस मयूर सिंहासन को बनाने में 7 साल लगे थे। तो इस प्रेशियस सिंहासन का पार्ट रहा, जो कि अगर मौजूदा समय में लिखित अभिलेख की बात करें तो शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन की बात निकल कर आती है। अब यहां से फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद सुल्तान मोहम्मद, जो कि उसका पोता था औरंगजेब का, वहां तक की बात चली आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1739 ईस्वी में एक घटना होती है। 1739 में क्या हुआ था, चलिए कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। 1739 में हुआ था अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी की, अगर क्षमा करिएगा, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और नादिर शाह ने इस हीरे का जो नाम दिया है मौजूदा समय में कोह ए नूर, वो नादिर शाह ने ही दिया है। फिर नादिर शाह इसको लेकर चला जाता है, और जब नादिर शाह इसको लेकर चला जाता है तो फिर नादिर शाह का ही एक सेनापति था अहमद शाह दुर्रानी, और फिर उसने 1747 में क्या किया, नादिर शाह का कत्ल कर दिया, और अहमद शाह दुर्रानी ने फिर इसको अपने हाथ में ले लिया। तो अब हम कह सकते हैं अहमद शाह दुर्रानी जब कौन था, तो अहमद शाह दुर्रानी नादिर शाह का एक सेनापति था। फिर अहमद शाह दुर्रानी से उसी का वंशज था शाह सुजा दुर्रानी। शाह सुजा दुर्रानी के अंडर ये फिर हीरा आता है, और शाह सुजा फिर ये कहा जाता है कि 1813 में उसको भारत लेकर आता है, और भारत में उस समय सिख साम्राज्य था। सिख साम्राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह से वो मदद मांगता है कि आप हमको सपोर्ट करिए अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के लिए, और बदले में वो क्या करता है, कोह-ए-नूर को रणजीत सिंह को दे देता है। तो इस तरह से अब देखेंगे आप, रणजीत सिंह के पास आ गया, और 1849 में फिर फाइनली क्या होता है, एक युद्ध होता है, जो कि आंग्ल और सिख युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध होता है, जिसको द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। और उसमें एक ट्रिटी होती है, और इसमें, इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की तरफ से अगर देखें तो डलहौजी का उस समय गवर्नर जनरल था, और उस समय यहां पर जो रणजीत सिंह के वंशज थे दिलीप सिंह जो अल्पवयस्क शासक थे, 10 साल के केवल थे, उनसे जो ट्रीटी होती है लाहौर की संधि, उसके फलस्वरूप उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाता है, उनको पेंशन दी जाती है, और फिर लाहौर वो ब्रिटेन चले भी जाते हैं। बाद में वो ईसाई भी बन गए थे, लेकिन उन्होंने बीच में प्रयास भी किए प्राप्त करने के। लेकिन लाहौर की संधि भले ही वो दबाव का परिणाम रही हो, उसके परिणाम स्वरूप एक हम ये कह सकते हैं कि ये फिर से किसके कब्जे में चला जाता है, तो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। तो 1849 में लाहौर की संधि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने का यह पार्ट बनता है, अब ब्रिटिश क्राउन के आभूषण का हिस्सा बनता है। फिर प्रिंस अल्बर्ट ने दोबारा इसको क्या किया, कट करवाया था, और वर्तमान में इसका जो वेट आप 105.6 कैरेट देखते हैं, वो दोबारा कट कराने के बाद ही है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था, जो इसको और रिफाइन करने के लिए। तो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल का पार्ट है। 1937 में अगर बात करें तो क्वीन मदर थी, और क्वीन मदर जो जॉर्ज षष्ठ की पत्नी थी, उनके ताज का ये पार्ट था, उनके ताज में दिखाई दिया। और जब वो मरी थी 2002 में, तो उनके अंतिम संस्कार के समय
आपको सार्वजनिक तौर पर इसको देखा गया था जब उनके ताबूत के ऊपर इसको रखा गया था, कोहिनूर को रखा गया था। वर्तमान समय में क्या स्थिति है? तो वर्तमान समय में टावर ऑफ लंदन जो क्राउन ज्वेल का पार्ट ये है। अब इसको भारत में ले आने की कई बार मांग हुई है, ये पूरा इसका इतिहास है। तो एक मान्यता के अनुसार 5000 वर्ष पुराना श्यामंतक नाम से बताया गया, फिर उसके बाद इसका ट्रांसफर खिलजी और बाबर युग तक आता है, फिर खिलजी बाबर युग से फिर आप देखेंगे धीरे धीरे मुगलों का गौरव ये बढ़ाता रहा। फिर कोहिनूर का नामकरण हुआ जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, उसने कहा ये तो कोह-ए-नूर है, तो इसका ओरिजिन ईरानी शब्द, इसका नाम क्या है? ईरानी शब्द ये है। और फिर ये सिख साम्राज्य में कैसे आता है और सिख साम्राज्य से ये ब्रिटिश पार्ट कैसे बनता है, ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि भारत ने क्या इसके लिए डिमांड नहीं की? तो बिल्कुल की। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत ने तुरंत इसकी मांग की। एलिजाबेथ द्वितीय के समय, एलिजाबेथ द्वितीय का जब राज्याभिषेक हो रहा था तब भी भारत ने मांग की थी। वर्ष 2022 में भी भारत ने इसके लिए कुछ प्रयास किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड की गई थी, सबसे ज्यादा मांग जो प्रबल रूप से देखी गई थी वो देखी गई थी वर्ष 2023 में। वर्ष 2023 में किंग चार्ल्स तृतीय जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो इसकी मांग अपने चरम पर थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ब्रिटेन इसको वापस क्यों नहीं करता है? भारत की मांग के एवज ब्रिटेन का तर्क क्या है? तो ब्रिटेन का तर्क यह है, जैसे भारतीय तरफ से कुछ लोग ये भी र्यूमर या किताबों में आप देखते हैं कि चोरी करके ले गए, तो एक्चुअल में क्या था कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर देखें आप, भले ही वो दबाव में की गई संधि हो, लेकिन वो ट्रिटी है और ट्रिटी एक कानून का रूप होता है, तो इसको चोरी नहीं कहा जा सकता। और ये भारतीय पक्ष भी स्वीकार करता है कि वो चोरी नहीं थी। तो लाहौर की संधि से चूंकि ये ले जाया गया है वहां पर। और दूसरी चीज ब्रिटेन ये तर्क देता है कि ब्रिटिश जो म्यूजियम एक्ट है 1963 का, 1963 का जो ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट है, वो ब्रिटिश म्यूजियम के किसी भी हिस्से को किसी को लौटाने की अनुमति, या संग्रहालय की किसी भी वस्तु को, राष्ट्रीय संग्रहालय का अगर कोई भी पार्ट है उसको किसी को देने की अनुमति नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि इस पर जो दावा करते हैं वो भारत के अलावा पाकिस्तान भी दावा करता है और अफगानिस्तान भी दावा करता है। तो ब्रिटेन का ये कहना है कि अगर ऐसे हम चीजों को लौटाने लगे तो एक दिन पूरा ब्रिटिश संग्रहालय खाली हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेश अलग अलग जगहों पर रहा है और जहां जहां से वो जो चीज लेके वहां रखे हैं संग्रहालय में, इस तरह उनका तर्क यह है कि ये तो संग्रहालय ही खाली हो जाएगा। साथ साथ जो 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन है, जिसके अंतर्गत 1970 के बाद की जो सांस्कृतिक संपत्ति होती है उसकी चोरी पर रोक लगाई जाती है, उसके लिए बना है, तो उसके अंतर्गत भी इसको शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये घटना उससे पहले की है, 1970 से पहले की घटना है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आप कह लें या कोई भी ऐसा दावा इस तरीके का नहीं हो पाता है जिसके आधार पर ये ब्रिटेन कहे कि हम इस चीज को लौटा देंगे। अब ये एक अलग बात है कि आपसी बातचीत में, आपसी रिलेशन के आधार पर कोई ऐसी आम सहमति बन जाती है जिसके आधार पर भविष्य में लौटा दिया जाए, तो ये भारत के लिए भी एक उपलब्धि ही होगी। तो ये इसका पूरा इतिहास रहा है। और ब्रिटेन भारत को क्यों नहीं लौटाता है, उसके ये कुछ आधार रहे हैं। यानी कि अगर कोई मजबूत कानूनी आधार होता तो भारत को ये शायद प्राप्त हो जाता, लेकिन उसके लिहाज से भी ये उचित अभी फिलहाल लौटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के विषय में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि यह कोर्स 14 महीने में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस के पोर्शन को कवर करता है। इसमें आपको 18 टेस्ट के माध्यम से तैयारी को बेहतर करने का एक अवसर मिलता है। इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। तो इस तरह से आपके लिए कंप्लीट पैकेज के तौर पर काम करता है सामान्य अध्ययन के लिहाज से जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स की फीस की बात करें तो 34,999 है, लेकिन इसमें अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस कूपन कोड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और साथ साथ उसमें आप जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ आपको बताएं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा इस कोर्स से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 8750187501 पर। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। इन फ्यूचर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए, तो यहां पर दी गई जो भी फीस आपके द्वारा है उस फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, उतनी फीस माइनस कर दी जाएगी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते वक्त, यानी कि आपको दोहरा लाभ है। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ।
आज का अभ्यास प्रश्न है आपके जिम्मे कि कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहां रखा हुआ है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, टावर ऑफ लंदन, बकिंगहम पैलेस या विंडसर कैसल। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। साथ साथ टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से हम वहां उपलब्ध है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।